हेलो एवरीवन, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लो बाय अंजलि। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के बारे में। इस वीडियो के अंदर हम ये जानेंगे कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 से पहले क्या क्या घटनाएं हुई थी, उनके बारे में मीन्स बैकग्राउंड के बारे में जानेंगे। और ये जानेंगे कि 1861 के अंदर इंडियन गवर्नमेंट का कंट्रोल किसके हाथ में था। इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के रोल के बारे में जानेंगे और सेंट्रल लेजिस्लेचर और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के बारे में जानेंगे। और लास्ट में हम देखेंगे कि अदर पॉइंट्स क्या हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। Having an understanding of the events which took place before Indian Council Act 1861 was passed will help us capture the intention behind the provisions of Indian Council Act 1861. इसका मतलब ये है कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 से पहले जितनी भी घटनाएं हुए, जितने भी एक्ट पास हुए हैं, उन्हें हमें समझना होगा, जो कि क्या हेल्प करेंगे हमारे इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के प्रोविजंस को समझने में, उसकी इंटेंशन को कैप्चर करने में हमारी मदद करेंगे, जिससे कि हम पता लगा सकेंगे कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 का क्या पर्पज़ है और इसके अंदर क्या क्या चेंजेस हुए हैं। सो हम इसके बैकग्राउंड को देखेंगे कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 से पहले क्या बैकग्राउंड था और क्या घटनाएं हुई थी। हुआ ये था कि 1773 से पहले इंडिया के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रही थी और रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पास होने के बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट ने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करना शुरू कर दिया इंडिया के अंदर। फिर उसके बाद होता है 1857 में एक रिवोल्ट। इस रिवोल्ट ने सब कुछ चेंज करके रख दिया था। इस रिवोल्ट को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक पहला युद्ध था इंडिया को इंडिपेंड करने के लिए। और 1857 के इस रिवोल्ट के रिस्पॉन्स में, इस क्रांति के रिस्पॉन्स में, ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 पास किया गया। और इंडिया के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल को ख़त्म करने के बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट ने खुद ही रूल करना शुरू कर दिया इंडिया के अंदर। मीन्स विद दिस एक्ट 1858 द कॉलोनियल रूल वॉज इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया। मतलब कि इंडिया के अंदर कॉलोनियल रूल को इस्टेब्लिश किया गया था इस एक्ट के साथ। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 जो पास किया गया था ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा, इस एक्ट के साथ ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है इंडिया के अंदर रूल करने लग गई थी। मतलब अब 1858 के अंदर इंडिया का सारा कंट्रोल ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाथ में था। और अब आफ्टर टेकिंग कंप्लीट कंट्रोल ऑफ इंडिया इन इट्स हैंड, ब्रिटिश पार्लियामेंट फेल्ट दैट नीड टू ओवरहोल द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लेजिस्लेटिव स्ट्रक्चर्स इन इंडिया। मतलब अब इंडिया का सारा कंट्रोल अपने हाथ में लेने के बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ये सोचा कि अभी भी इंडिया के अंदर जो लेजिस्लेटिव बॉडी है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, उनमें अभी भी कमियां हैं और उनमें अभी भी सुधार की ज़रूरत है। एंड सो आफ्टर ब्रिटिश गवर्नमेंट पास द काउंसिल एक्ट्स वन आफ्टर द अदर। और ब्रिटिश पार्लियामेंट ने क्या किया, एक के बाद एक काउंसिल एक्ट पास किए, जो कि है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। फिर उसके बाद आया इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। फिर उसके बाद आया इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। ये तीन एक्ट जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा पास किए गए थे। चलिए यहाँ तक तो हमने जाना कि 1861 से पहले इंडिया के अंदर क्या क्या घटनाएं हुई थी। अब ये जानते हैं कि 1861 के अंदर इंडियन गवर्नमेंट का कंट्रोल किसके हाथ में था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के पास होने से पहले कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल कर रहे थे। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के पास होने के बाद कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की जगह सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को रिप्लेस कर दिया गया। मतलब कि 1858 के बाद, इस एक्ट के पास होने के बाद, जो सारा कंट्रोल था इंडियन गवर्नमेंट का वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के हाथ में था। मतलब अब इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो सारी थी वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के हाथ में थी। ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो था वो ब्रिटिश पार्लियामेंट का कैबिनेट मिनिस्टर था, जिसके पास एडवाइजरी बॉडी के 15 मेंबर्स थे। और ये 15 मेंबर जो थे एडवाइजरी बॉडी के, ये किस चीज़ के लिए हेल्प करते थे, एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करते थे। लेकिन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्रिटेन में रहता था और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के बिहाफ पर इंडिया के अंदर वाइस रॉय उनके एडमिनिस्ट्रेशन को हैंडल करते थे। सो अगर हम बात करें कि 1861 के अंदर क्या कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लेकर कोई चेंजेस आए थे, तो इसका आंसर है नो। देयर हैज़ नो एनी चेंज इन एनी काइंड इन 1861। चलिए अब ये जानते हैं कि 1861 के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी मीन्स एग्जीक्यूटिव बॉडी का क्या हाल था।
देखिए 1861 के अंदर एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर 5 मेंबर्स थे और ये 5 मेंबर्स थे होम, मिलिट्री, लॉ, रेवेन्यू एंड फाइनेंस। 1861 से पहले एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो थी वो एडवाइजरी बॉडी के रूप में सिर्फ काम करने के लिए यूज़ किया जाता था, लेकिन इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के पास होने के बाद इस एक्ट ने पोर्टफोलियो सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। 1861 एक्ट गिव पोर्टफोलियो टू एवरी मेंबर्स ऑफ द काउंसिल। 1861 के एक्ट ने हर एक मेंबर्स को, मतलब एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर जो 5 मेंबर्स थे उन हर एक मेंबर्स को पोर्टफोलियो दिया, हर एक मेंबर्स को। उसके बाद 1874 के अंदर एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर एक मेंबर और ऐड किया गया था जो था पब्लिक वर्क। मतलब अब एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर 6 मेंबर्स थे, होम, मिलिट्री, लॉ, रेवेन्यू, फाइनेंस एंड पब्लिक वर्क्स। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 ने ऑर्डिनेंस को इशू करने की पावर को इंट्रोड्यूस किया और ऑर्डिनेंस इशू करने की पावर दी गई थी वाइसरॉय को। वाइसरॉय क्या कर सकता था, किसी अगर अर्जेंट मैटर पर कोई लॉ बनाना है तो वाइसरॉय ऑर्डिनेंस को इशू कर सकता था, वाइसरॉय को ये पावर दी गई थी। वाइसरॉय कैन पास लॉज विदाउट एनी परमिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड एग्जीक्यूटिव काउंसिल। मतलब जो वाइसरॉय है वो लेजिस्लेटिव काउंसिल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल के परमिशन के बिना जो है वो लॉ पास कर सकता था अगर किसी अर्जेंट मैटर पर लॉ बनाना है तो। दीज लॉज आर सेड टू बी टेम्परेरी लॉज, और उन लॉज को क्या कहा जाता था, टेम्परेरी लॉज कहा जाता था। एंड दीज लॉज विल बी वैलिड फॉर 6 मंथ, और ये लॉज जो होते थे, ये कानून जो होते थे वो 6 महीने के लिए ही वैलिड होते थे, वैध होते थे। चलिए यहाँ तक हमने जाना कि 1861 के अंदर एग्जीक्यूटिव काउंसिल का क्या हाल था, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। अब ये देखते हैं कि 1861 के अंदर सेंट्रल लेजिस्लेचर का क्या हाल था। 1861 के अंदर एग्जीक्यूटिव काउंसिल के साथ साथ कुछ मेंबर्स और ऐड किए गए थे। ये एडिशनल मेंबर्स वाइसरॉय के द्वारा नॉमिनेट किए गए थे। एडिशनल मेंबर्स के अंदर कुछ मेंबर्स ऑफिशियल मेंबर्स थे और कुछ नॉन ऑफिशियल। ऑफिशियल मेंबर्स जो थे वो ब्रिटिश मिलिट्री सर्विस के अंदर काम करते थे और नॉन ऑफिशियल मेंबर्स जो थे वो मिलिट्री ऑफिसर्स के साथ कनेक्ट नहीं थे। इट इज़ टू बी सेट ऑफिशियल मेंबर्स शैल कॉन्स्टिट्यूट द मेजॉरिटी। अगर हम बात करें कि एडिशनल मेंबर्स के अंदर जो ऑफिशियल मेंबर्स थे वो ज़्यादा थे या फिर नॉन ऑफिशियल मेंबर्स ज़्यादा थे, तो मैं आपको बता दूं कि ऑफिशियल मेंबर्स की संख्या जो थी वो ज़्यादा थी नॉन ऑफिशियल मेंबर्स से। और अगर हम बात करें कि एडिशनल मेंबर्स का कार्यकाल कितना था, उनका टर्म कितना था, तो उनका टर्म था 2 साल तक के लिए। और ये मेंबर जो थे एडिशनल मेंबर्स ये 6 से 12 होते थे। अब सवाल ये उठता है कि क्या इंडियंस भी एडिशनल मेंबर्स का पार्ट थे, तो इसका आंसर है हाँ। 1861 के अंदर 3 इंडियंस एडिशनल मेंबर्स के पार्ट थे और वो 3 इंडियंस थे राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला और सर दिनकर राव। और ये 3 इंडियंस नॉमिनेट किए गए थे वाइसरॉय के द्वारा। और दूसरी बात ये थी सेंट्रल लेजिस्लेचर में कि 1861 में फाइनेंस से रिलेटेड, मतलब पैसे से रिलेटेड किसी भी तरीके का डिस्कशन अलाउड नहीं था और एडिशनल मेंबर्स जो थे वो अलाउड नहीं थे कि वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर से क्वेश्चन पूछ सके। चलिए अब ये जान लेते हैं कि 1861 में प्रोविंशियल लेजिस्लेचर की क्या सिचुएशन थी। मींस 1861 में किन किन प्रोविंसेस में प्रोविंशियल लेजिस्लेचर बनाए गए थे। 1861 से पहले मद्रास और बॉम्बे प्रोविंसेस की गवर्नमेंट से लॉ मेकिंग पावर को, मतलब लॉ बनाने की पावर को छीन लिया गया था। लेकिन इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 रिस्टोर द गवर्नमेंट ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे एंड गिवन द पावर ऑफ मेकिंग लॉज एंड अमेंडिंग लॉज एंड गिवन पावर ऑफ मेकिंग लॉज टू बंगाल, नॉर्थ वेस्ट फर्टाइल प्रोविंस एंड पंजाब ऑल्सो। लेकिन इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 ने मद्रास और बॉम्बे प्रोविंसेस की गवर्नमेंट को फिर से लॉ बनाने की पावर दी और लॉ को अमेंड करने की पावर दी, और साथ ही साथ बंगाल, नॉर्थ वेस्ट फर्टाइल प्रोविंस और पंजाब, इन प्रोविंसेस को भी पावर दी कि वो लॉज बना सके अपने प्रोविंसेस के लिए। चलिए अब जान लेते हैं कुछ और पॉइंट्स के बारे में। मिलिट्री, रिलीजन, फॉरेन अफेयर्स और पब्लिक रेवेन्यू। अगर कोई बिल इन 4 टॉपिक से रिलेटेड है तो फिर वो वाइस रॉय के एसेंट के बाद ही पास किया जा सकता है। अब ये बिल क्या होता है इसे जानते हैं। देखिए, अगर कोई लॉ किसी टॉपिक पर बनकर तैयार होता है और
उस लॉ के ऊपर अभी तक एसेंट नहीं मिली, मतलब उस पर अभी तक सहमति नहीं दी गई कि आप इसको पास करें, तो फिर वो अभी तक एक बिल है। मतलब एक लॉ जब बनकर तैयार हो जाता है और जब उसे पेश किया जाता है कि उस पर सहमति दी जाए, तो तब तक वो एक बिल है। सो अगर वाइसरॉय जो है अपनी एसेंट नहीं देता उस बिल के ऊपर, तो बिल को जो है पास नहीं किया जाएगा। एंड इफ़ एनी बिल वॉज पास्ड बाय सेंट्रल लेजिस्लेचर देन इट वॉज बिकम लॉज। और अगर कोई बिल सेंट्रल लेजिस्लेचर के द्वारा पास किया जाता था तो वो बिल लॉज बन जाता था, कानून बन जाता था। नेक्स्ट पॉइंट इज सेज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैज़ पावर टू कैंसल द लॉ पास्ड बाय द सेंट्रल लेजिस्लेचर। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास ये पावर थी कि वो सेंट्रल लेजिस्लेचर के द्वारा पास किए गए लॉ को कैंसिल कर सकता था। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने जाना इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के बारे में। 1861 से पहले क्या घटनाएं हुई थी उनके बारे में जाना, और इंडियन गवर्नमेंट का कंट्रोल किसके हाथ में था, एडमिनिस्ट्रेशन का क्या हाल था, सेंट्रल लेजिस्लेचर के बारे में जाना, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के बारे में जाना और कुछ अदर पॉइंट्स के बारे में जाना। सो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा ये टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, जहां पर आपको सेपरेट प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिससे कि आप वीडियोस को ईजिली देख सकते हैं। सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।